हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम विज्ञान के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो है 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप में आएगा, यानी लिखने वाला आएगा, और 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। तो इस बार जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। 4 से 6 नंबर वाले जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे लिखने के लिए। तो इस बार जो है अति लघु उत्तरीय नहीं आएगा। तो इस बार किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, इस बार जो है वो 2 प्रश्नों को एक करके पूछा जाएगा। इस बार छोटा वाला जो प्रश्न है वो नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर कि सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे ही हम सामंजन क्षमता कहते हैं। तो इतना छोटा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि सामंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके से इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको डेफिनेशन याद करके जाननी है, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, और इसके साथ में कोई दूसरा प्रश्न भी लगा दिया जा सकता है, जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया, कोई दे दिया जाएगा। तो ये हो गया, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो ये हो गया पहला प्रश्न, सामंजन क्षमता से आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तीसरा जो प्रश्न वो ये है कि स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला कैसे बताएगा कि आकाश का रंग काला क्यों होता है, दूसरा ऐसे कह देगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जो 2 प्रश्न होंगे उनको एक करके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो नहीं आएगा, तो इसलिए जो है इस बार थोड़ा बड़ा पूछेगा। तो 2 प्रश्नों को एक में मर्ज करके पूछा जाएगा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न यही है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंच जाता है तो उसे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिससे इनकी स्थिति बदलती है और ये टिमटिमाते हैं। तो प्रमुख कारण क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो ये आपको लिखना है। और उसके बाद ये है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। आपको पता होगा स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी परिभाषा आपको इस तरीके से लिखनी है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की वह अधिकतम दूरी जिस पर कोई वस्तु स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की वह अधिकतम दूरी जिस पर नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और जो दूर दृष्टि होती है उसके लिए इनफाइनाइट होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निकट दृष्टि से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती हैं। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न ये है कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। दूर दृष्टि दोष से, तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष कहलाती हैं। तो ये हो जाएगा। और अगर मेन चीज़ बताया जाए तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और लिखने वाले में भी आएगा, सब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न है डिस्पर्शन ऑफ लाइट से, यानी वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न। तो जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों का 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो विब ग्योर जो है, अब इसका क्रम है
तो ये हो गया वर्ण विक्षेपण। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उनको देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है वो ये है, पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो कि अभी हमने देखा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है। न्यूनतम दूरी 25 और अधिकतम दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दूरदृष्टि के कारण वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, प्रश्न क्रमांक 6वां है कि दूरदृष्टि के कारण जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, से दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मानव नेत्र में यानी ह्यूमन आई में उत्तल लेंस पाया जाता है, ये उत्तल लेंस स्थित है, मतलब होता है। और फिर 8वां प्रश्न ये है कि निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान जो है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण नीला दिखाई देता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए थोड़े और हम आगे प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है वो रसायन विज्ञान से। अभी हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान के। तो पहला प्रश्न ये है कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन किया तो जिंक सल्फेट बना और प्लस का हाइड्रोजन बना, तो ये जो है यही है केमिकल रिएक्शन। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन भी दिखा देना है। और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो जुड़ता है और हाइड्रोजन जो होता है वो निकलता है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे जिंक ने H2SO4 से क्रिया की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ H2SO4 से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया। इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ, इससे निकल गया। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकला है, तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। और यहाँ पर देख लीजिए Mg है, उसकी क्रिया हमने ऑक्सीजन से कराई तो MgO बना, यानी ऑक्सीजन जुड़ा। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ पे हाइड्रोजन निकला। तो जब ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले तो वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऐसे समझा देना है। उसके बाद है रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अपक्रिया। ये क्या है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जो ये होता है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की उल्टी होती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ये आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन रिमूव और हाइड्रोजन ऐड होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है उदाहरण कि जिंक सल्फेट का रिएक्शन हमने ZnSO4 की जो रिएक्शन है वो H2 से कराई, तो यहाँ पे H2SO4 हो गया और जिंक जो है बाहर, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया। तो जब हाइड्रोजन जुड़े तब क्या होगा,
वो होगा अक्सीकरण मतलब रिडक्शन रिएक्शन होगा, यानी अपचयन अपक्रिया होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे CuO था और अगले ही रिएक्शन में ऑक्सीजन बाहर हो गया। तो जब ऑक्सीजन निकले और हाइड्रोजन जुड़े तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। और ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। देख लीजिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें जो है वो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। और इसमें क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। बस इतना अंतर है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ेगा और इसमें ऑक्सीजन निकलेगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है, अगली रिएक्शन जो है वो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया को अपचयन उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे ऑक्सीकरण अपक्रिया था तो उसको उपचयन कहा गया, और अपचयन को तो अपचयन है तो उपचयन अपचयन, जिसमें दोनों रिएक्शन हो, यानी ऑक्सीकरण अपक्रिया भी हो, रेडॉक्स अपक्रिया भी हो, ऑक्सीकरण हो अपचयन दोनों हो, ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन हो, दोनों हो, वो कहलाती है रेडॉक्स। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये CuO था, तो यहाँ से क्या हुआ, ये Cu बन गया, यानी ऑक्सीजन निकल गया। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, वो अपचयन अपक्रिया होगी। अब यहाँ पर देखिए ये H2O था, ये H2 था, H2 से H2 हो गया, यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगा, और यहाँ से ऑक्सीजन निकला तो अपचयन हुआ। यानी यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही हैं, कौन कौन सी, एक ऑक्सीकरण भी हो रही है और एक अपचयन भी हो रही है। तो जब दोनों रिएक्शन किसी रिएक्शन में होती हैं तो वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल भी बता देना है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, यह हो गया। और अगला प्रश्न है कि विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं। विकृत गंधिता से तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगता है, विकृत गंधिता कहलाती है। तो ये इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये थे साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।